एवरीवन, माय नेम इज आकृति। कॉमर्स नेशन लाया आपके लिए करेंसी एंड बैंकिंग की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम नियर अबाउट या फिर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड पर्टिकुलरली जैसे फील होता है कि लाइक 100+ क्वेश्चन इज लाइक इनफ नहीं होंगे उनके लिए, तो वो हमारी सिंपली टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें नियर अबाउट 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में पीडीएफ हमारी बुक्स के मिलेंगे जो एमकॉम वाली है, एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड वो पूरी सीरीज की प्राइसिंग है दैट इज 1999। बहुत ही बेयर मिनिमम से अमाउंट है, सब पे कर सकते हो। एंड अगर ये वाली सीरीज परचेज करोगे तो सिर्फ सीयूईटी पीजी में तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होगी, ये तुम्हारे फर्दर एग्जाम्स में भी यूज होने वाली है, भगवान ना करे। बट अगर तुम्हारा सीयूईटी पीजी के थ्रू नहीं होगा तो कोई तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखेंगे ही सब, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिव में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर तुम फॉर्म फिल करते हो तो सब में ये सारी चीजें आनी है। जितनी यूनिट्स तुम्हारी सीयूईटी में दी हुई हैं, सीयूईटी के सिलेबस में, वो सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट उससे बल्कि कम ही बट आएंगी तो सभी, ठीक है। तो अगर तुम ये सीरीज परचेज कर भी लेते हो तो सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आगे भी अगर तुम कोई एग्जाम्स देने का प्लान करोगे, लाइक किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद, या फिर और भी जो भी यूनिवर्सिटीज है स्टेट्स की, सब में यूज होने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले तो आज की सीरीज। एंड हाँ, जिसे भी परचेज करनी होगी सीरीज, वो सिंपली ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। 31 तक अभी तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, once the inflation is an outcome of the rise in the value of production factor, then outcome is, अगर मेरे प्रोडक्शन फैक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कौन सी इन्फ्लेशन अराइज होती है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता था कि लाइक मेरे प्रोडक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमें प्राइस इंक्रीज करना पड़ा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। इट इज कॉल्ड cost push inflation, and it is when the price of things like labor, raw material and the so on go up, the price of these goods goes up due to the shortage of supply। एंड गुड्स की प्राइसिंग क्यों बढ़ती है? क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल और जितनी भी मेरी कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई। अब कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि सप्लाई नहीं है मार्केट में एडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। The mix of inflation and stagnation is called, inflation और stagnation का mix क्या होता था? stagflation। ये भी बताया गया था कल इससे पहले वाली सीरीज में। stagflation में क्या सिचुएशन अराइज होती है? मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, बट अनएम्प्लॉयमेंट और मेरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो ही नहीं कर रही, बहुत एकदम स्लो रेट से जा रही है या तो एकदम ठहर सी गई है। ओके, एक्सप्लेनेशन सुनो इसका भी। Stagflation refers to the market that is experiencing both rise in inflation and slowdown in economic output at the same time। यानी प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा और इकोनॉमी मेरी स्लो डाउन भी हो रही, दोनों एक साथ हो गया तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो गई। नेक्स्ट इज 34, once the central government cut the value of currency in term of the international exchange, the rate this phenomena is known as, यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कट कर रही है, ठीक है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटेंशनली कभी भी कट करती है या डिक्रीज करती है अमाउंट, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। बट वहीं पे अगर डेप्रिसिएशन, सबको लगता है कि लाइक डिक्रीज तो डेप्रिसिएशन में भी होता है, तो जो डेप्रिसिएशन है तुम्हारा क्यों अराइज होता है ये सिचुएशन? ड्यू टू मार्केट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और वहीं पे जब अप्रिसिएशन पूछता है तो अप्रिसिएशन भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मार्केट। ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब सबको पता है, यानी डिक्रीज, और अप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज। जब मेरी फॉरेन मतलब लाइक मेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, यानी अप्रिशिएट हो रहा है किस रीजन से? मार्केट के रीजन से। तो सॉरी, अगर मार्केट के रीजन से बढ़ रहा है तो दैट इज अप्रिसिएशन, मार्केट के रीजन से अगर डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज डेप्रिसिएशन। बट वही गवर्नमेंट अगर इंटेंशनली वो कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो दैट इज डीवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, inside the sense of controlling inflation, what would one market make once they say forced sterilization of foreign inflow? foreign inflow कब होता है हमारा?
फॉरेन इन्फ्लो तभी होगा जब हमारी मार्केट में क्या होगी, या तो मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा होगा तो बाहर की मेरे यहाँ अमाउंट आ रही होगी, या तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो मुझे ये मनी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर मतलब लाइक कौन सी स्टेप्स हम लेंगे? ऑप्शन देखो पहले। ऑप्शन नंबर ए, गोइंग टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग थिंग्स। नहीं। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग आउट द मनी दैट इजंट सपोज्ड टू बी देयर इन द बिजनेस। ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, withdrawing an equivalent local currency to maintain the desired rate of exchange। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विड्रॉ करेंगे हम इक्वलेंट अमाउंट, लोकल करेंसी का क्या करेंगे हम, लोकल करेंसी भी इक्वल अमाउंट में बाहर वाले के रखेंगे ताकि ये सिचुएशन को हम क्या कर सके, लाइक कंट्रोल में रख सके अपने। एक्सप्लेनेशन देखो, स्टेरिलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्शन ड्यूरिंग विच सेंट्रल बैंक ट्राइज टू कीप द मनी supply from being affected by changes in the amount of money coming in and out. Okay. Question number 36. The Reserve Bank of India would indeed hold the estimate of dash to keep the inflation in the country under control. सो गवर्नमेंट हमारी क्या, आरबीआई क्या मेजर्स लेगी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे? तो ऑप्शन क्या है? क्रिएटिंग अ टैक्स सिस्टम दैट इज मोर प्रोग्रेसिव, कंट्रोलिंग द पब्लिक स्पेंडिंग, इंप्रूविंग द प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। सो ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये तीन भी सही है, बट ये तीन कौन करता है? तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो आरबीआई का हुआ, बट ये सारे एक्टिविटीज अगर यहाँ पे टैक्स में कट डाउन करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट डाउन करना है, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके। The Reserve Bank of India has the power to control the inflation through monetary policy. So rationing of credit, इसके भी दो पार्ट्स बनते थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये इसमें आता है आरबीआई में। एंड फिजिकल पॉलिसी तुम्हारी किसके थ्रू जाती है? हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अक्वायरिंग द पावर ऑफ मनी डिफर्स। अगर मेरे को मेरे मनी की पावर किस चीज से डिफर करती है? जनरली अगर मेरे पास मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो इट मीन्स व्हाट, कि मैं जितने पास मेरे पास पैसे हैं मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें कॉमोडिटी खरीद लूंगी। मेरी परचेजिंग पावर डाउन हो रही है, इट मीन्स व्हाट, कि जो प्राइस मार्केट में है मैं उसमें सिर्फ एक दो चीज ही परचेज कर सकती। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही, तो उस सिचुएशन में मैं हो सकता है उस 100 रुपीज से सिर्फ 3 चीज ही खरीद सकूं या 4 चीज मैक्स। ओके, बट वहीं पे डिफ्लेशन चल रहा होगा तो उसी 100 में मैं अप टू 5 यूनिट्स किसी भी चीज की कंज्यूम कर सकती हूँ, मतलब ले सकती हूँ इजिली। ठीक है, सो अक्वायरिंग द पावर ऑफ मनी डिफर्स मीन्स व्हाट, डायरेक्टली द नंबर ऑफ जॉब ग्रोस, नहीं, विद द इंटरेस्ट रेट, विद द प्राइस लेवल, नो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली सही है, इनवर्सली विद द प्राइस लेवल। एक्सप्लेनेशन देखो, इट इज द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड गुड्स दैट कैन बी बॉट विथ one monetary unit because price keeps going and the value of money decreases over the time। जो हमारा मनी की वैल्यू होती है वो तो डे बाय डे डिक्रीज करती है और प्राइस हमेशा इंक्रीज करता जाता है। तो इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द आइटम दैट हैज द मोस्ट वेट इन द होलसेल कॉस्ट इंडेक्स इज। होलसेल कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है? पहले तो ये सुनो, होलसेल कॉस्ट इंडेक्स से हम एक एवरेज चेंज किसी भी प्राइस का गुड्स में जो बल्क में जा रहा है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो किस चीज का होता है? फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पावर एंड फूड आइटम्स। सो बी, होलसेल इंडेक्स में मेजरली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का ही हम एवरेज प्राइस निकाल पाएंगे जो बल्क में जा रहा होता है। एक्सप्लेनेशन में देखो, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मार्क अप टू 65% of the weightage of the basket used in the wholesale price index, and primary article like food for example make up to the 20% of the weight, fuel and power 1% of the weight, that is 14.9%। 65% तक सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का है वेटेज। ठीक है, 39, the consumer price helps in measuring the extent to which। कंज्यूमर प्राइस क्या हेल्प करता है तुम्हें चीजों को मेजर करने में? पहला क्या ऑप्शन दिया है? प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस हैव गॉन अप मोर देन द वेजेस इन द, और बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स एंड ड्यूरिंग द डिफरेंट periods, income that given to the different groups of people at the same time। so इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है।
इसकी भी एक्सप्लेनेशन चेक करो. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शोज हाउ द प्राइस हैव चेंज्ड ओवर द टाइम फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल बाय. इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू फिगर आउट हाउ मच इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन गिवन एरिया. ओके, इससे हम जनरली चेक कर सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन इस टाइम चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. स्टैगफ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द राइज इन द प्राइस. कौन से ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो? ठीक है, पहला क्या है? द डेटा क्लास, द कंज्यूमर क्लास, द पेंशनर क्लास, द बिजनेस क्लास. ऑब्वियसली चीज है बिजनेस क्लास. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उन्हीं का ही बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं. ठीक है, उन्हें भी कंजम्पशन महंगा पड़ रहा होता है, बट स्टिल वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, तो जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो उनकी भी पॉकेट तो भर रही होती है ना कहीं से. सो ऑप्शन नंबर डी. 42. Which of the following idea is just totally opposite to the deflation? Deflation का opposite क्या होता है हमारा? Inflation. सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी. 43. Which of the following observers is adopted to deduct the inflation? हम कौन से मेथड को अडॉप्ट करते हैं इन्फ्लेशन को डिडक्ट या फिर कह लो तुम रिड्यूस करने के लिए? रिडक्शन इन रेपो रेट. अगर मेरा रेपो रेट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली चीज है मेरी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो ये तो नहीं होना. रिडक्शन इन बैंक रेट भी मेरा अगर रिड्यूस हो रहा है तो भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है मेरी. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मार्केट में हम इंजेक्ट कर रहे हैं पैसे. कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन नंबर डी. हम अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी उससे. 44. स्टैगफ्लेशन अज्यूम द सिचुएशन ऑफ. ये कौन सी सिचुएशन अज्यूम करते हैं स्टैगफ्लेशन में? रिसेशन और इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी. एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो. स्टैगफ्लेशन इज व्हेन द इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. स्टैगफ्लेशन में जब इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई. अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है? विद स्लो हो जाएगी. 45. Which of the following product may have heavy capacity in a wholesale cost index in India? So इनमें से किसकी heavy capacity है wholesale index में? अभी हमने पढ़ा तो that was manufactured goods या फिर products. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 46. डैश इज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया. बैंकर्स का बैंक कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ द आरबीआई. इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है? कैपिटल रैशनिंग है, मोरल सक्सेशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. एसएलआर तुम्हारा क्वालिटेटिव वो नहीं है, लाइक क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन. आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था तुम्हारा? ईयर 1949 में. ये डेट से याद रखना. देखो आरबीआई की 3 डेट्स निकल के आती हैं. ठीक है, एक्ट कब आया तुम्हारा? 1935 में. सॉरी 1934 में तुम्हारा एक्ट आया. फिर इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1935 में. नेशनलाइज हमने देख लिया 1949 में हुआ था. और इसे कौन सी कमिटी ने रेकमेंड किया था? रेकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन. ओके, और ये कब फॉर्म हुई थी ये कमीशन? इन द ईयर 1926. सो आरबीआई से रिलेट करके तुम्हें 4 डेट से याद रखनी है. ठीक है, ये मतलब लाइक हिल्टन यंग कमीशन भी तुम उसी से रिलेट कर लेना. पहली डेट 1934, उसमें क्या हुआ था? मेरा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था. 1935 में आरबीआई क्या हुआ? तुम्हारा एक्ट आया. फिर 1949 में इट वाज नेशनलाइज्ड एंड
थर्ड फेज क्या मतलब लाइक थर्ड डेट क्या थी, सॉरी फोर्थ डेट क्या थी तुम्हारी, दैट इज 1926, यानी जिस कमिटी के रिकमेंडेशन से आया था वो कमिटी फॉर्म हुई थी, दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ऑन द 1st January 1949 द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट देन स्टार्टेड द फंक्शनिंग एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. 1949 से इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह फंक्शन स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन द बैंक रेट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लोन. मेरा बैंक रेट इंक्रीज करता है. अच्छा, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है. ठीक है, अगर मेरा सेंट्रल बैंक को ही पैसे हायर रेट पे मिल रहे होंगे तो ऑटोमेटिक सी चीज है, जब वो नॉर्मल जनरल पब्लिक को पैसे दे रहा होगा एज अ लोन, तो वो भी हायर रेट पे वो कर रहा होगा. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा लोन महंगा होगा, तो इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर लोन. ऑब्वियस सी चीज है. सो ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मैथड. इनमें से कौन सा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मैथड नहीं है? रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, चेंज इन द मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. सो ऑप्शन नंबर डी. इसको भी देख लो. Reserve requirements are tool used by central bank to increase or decrease the money supply in the economy and influence the interest rate. The Reserve Bank of India issues all currency note except. रिजर्व बैंक कौन कौन सी नोट इशू करता है? 500 की करता, 100 की करता, 10 की करता. ओके, बट 1 रुपी की नोट करता है नहीं. 1 रुपी की नोट कौन इशू करता है? तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऐसे अच्छे से मार्क कर दो, ऐसा लग रहा है. ओके, और यहां लिख भी दे रही हूं, इशूड बाय होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 52, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी और अ बिल इन अ ओपन मार्केट इज कॉल्ड. अगर हम किसी भी सिक्योरिटी को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ओपन मार्केट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी और नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं या फिर ओपन मार्केट सिक्योरिटीज बोलेंगे. ओपन मार्केट में क्या होता है, हम गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है, तो वो तुमसे सेल करने को बोलेगी, यानी तुमसे परचेज करेगी. ठीक है, एंड अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट तुम्हें सेल कर देगी. ठीक, सेल करना इन द सेंस व्हाट, कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें से परचेज कर रही है, ओके, अगर गवर्नमेंट तुमसे आ रही है परचेज करने तो तुम्हें पैसे दे रही, तो ये कौन सी सिचुएशन में करेगी? डिफ्लेशन में. डिफ्लेशन में परचेज करेगी एंड इन्फ्लेशन में सेल करेगी. ओके, सेल कैसे करेगी कि गवर्नमेंट बोलेगी आओ हमारी सिक्योरिटीज परचेज करोगे, तो तुम पैसे दोगे उन्हें, तो मनी क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है इस साइड पे. एंड वही जब परचेज करती है तुमसे तो क्या होता है? मनी इंजेक्ट कर रही होती है इकोनॉमी में. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनमें से कौन सा मेथड गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती एज अ क्वांटिटेटिव मेथड? सो ऑप्शन क्या है? बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो और टैक्सेशन. सो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है. टैक्सेशन कौन करता है तुम्हारा? गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है. टैक्स रेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होंगे, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? तुम्हारी गवर्नमेंट लेती है, ना कि सेंट्रल बैंक. 54, the CRR according to the October 2007 was 7.5%. ये हर ईयर का डिफर करता है, तो तुम एक दो रिसेंट ईयर का चेक करके जा सकते हो. 55, which of the following is the monetary authority of country? हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है कंट्री की? दैट इज आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. ऑप्शन नंबर सी इज राइट.
द CRR इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी. Question number 57. An increase in a money supply dash in a nation economy will decrease the following. अगर मुझे इकोनॉमी में इंक्रीज करना है मनी सप्लाई तो क्या करूंगी मैं, ठीक है, जिससे मेरी सेकेंड सिचुएशन डिक्रीज हो जाए. तो ओपन मार्केट परचेज बाय द नेशन सेंट्रल मार्केट, सेंट्रल बैंक, आई एम सो सॉरी, डिजर्व इन द, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द decrease in the bank rate, decrease in the reserve ratio or the decrease in the marginal requirement. So option number A, open market purchase होगी by the central bank. यानी हमारी सिचुएशन कौन सी चल रही थी, डिफ्लेशन की, ठीक है. इकोनॉमी तुम्हारी यहाँ पे कौन सी सिचुएशन में थी, डिफ्लेशन की सिचुएशन में थी. एंड हमें डिफ्लेशन की सिचुएशन से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उन्होंने ओपन मार्केट सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. परचेज करना स्टार्ट किया यानी हमसे खरीदना स्टार्ट किया और हमें पैसे देना स्टार्ट किए. तो यानी हमारे इकोनॉमी में इन मनी फ्लो को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए राइट है. एंड इस सिचुएशन से इकोनॉमी विल डिक्रीज द फॉलोइंग, यानी डिफ्लेशन कम होगा मेरा. Question number 58. Identify the selective instrument used by RBI to control the controlling the credit. So कौन कौन से method use करता है RBI? Margin requirement, issue of the directives, regulation of consumer credit, ये सारे use होते हैं, यानी all of the above. एक सेकेंड में पानी पी लो ना. Next, question number 59. Which system is of note issue prevails in India at present? अभी हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है नोट्स के लिए, नोट्स इशू करने के लिए? दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम और नन ऑफ द अबव. तो हम यूज करते हैं कौन सा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम. और ये किस ईयर में हम लाए थे, 1956 में, ओके. एंड इसमें क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक सेंट्रल बैंक क्या करती है, रिजर्व मेंटेन करती है गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के उस पे, एंड उसके बियॉन्ड फिर वो नोट्स इशू कर सकती है. ईयर याद रख लेना किस ईयर में आया था, इन द ईयर 1956. 60. बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बैंक रेट को हम और क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट, लेंडिंग रेट, दैट इज डिस्काउंट रेट. एंड बैंक रेट क्या होता है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंड कर रही होती है जिस रेट से. एंड इसको ऑल्सो रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं. और ये है क्या, ये भी देख लो. इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लोन्स और रिजर्व फंड टू द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. 61. Which of the following is a tool of monetary policy stabilize the economy during an inflammatory period? इनमें से कौन से टूल से हम अपना इन्फ्लेमेटरी पीरियड को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं? बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोअरिंग द बैंक रिजर्व रेट्स और लोअरिंग द बैंक डिस्काउंट रेट. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे और मार्केट में हमारा इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो लोग परचेज करेंगे तो पैसे कम होंगे उनके पास, ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. एंड हाँ, जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करें. एंड जिसे भी लगता है ये लाइक इतने क्वेश्चन इनफ नहीं होंगे तो वो सिंपली सीरीज परचेज कर सकते हो. अभी भी लाइक इनफ टाइम है कि अगर सिर्फ तुम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है. एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड कॉमेंट करना, ओके. थैंक यू सो मच.